वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ शेयर्स। तो जो दो ब्रॉड कैटेगरी है वो आपको ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे मेरे पीछे लिखी दिखाई दे रही है। दिस इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड दिस इज इक्विटी शेयर्स। ओके, ये जो नाम पड़ा है प्रेफरेंस, दिस इज बिकॉज दीज कैटेगरी ऑफ शेयर्स हैव टू प्रेफरेंसेस। पहला प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? जब कंपनी को हर साल प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा इन द नेम ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटेगी, तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। तो इनका नंबर ना बेटा सबसे पहले लगता है, किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ओके, एंड सिमिलर जब कंपनी बंद हो रही होगी, जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही होगी, तब जब पैसा बंटने की बारी आती है ना, जिन जिन से जितना लिया था उसको उतना उतना लौटा दो भैया, क्योंकि ले दे के अभी तो खत्म करना है अपने को, तब भी इनका नंबर सबसे पहले लगता है। इसी दो फीचर्स की वजह से इनका नाम पड़ा है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नाउ सेकेंडली, ये बेचारे इनके पास ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करते टाइम भी हम क्या लिखते हैं पता है? शेयर्स व्हिच आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी आर बेसिकली द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ इसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल। फीचर्स में अगर हम आ जाएं तो दो तो उसका डेफिनेशन भी है, उसके फीचर्स भी है, और उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल। नाउ दे आर नॉट द परमानेंट टाइप ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइप ऑफ शेयर्स इशू करती है जिसका नाम होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ रिडीमेबल का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन इयर्स आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, तो इसीलिए इसे बोला जाता है नॉन परमानेंट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर टेम्परेरी काइंड ऑफ कैपिटल। ओके, देन थर्ड इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी मार्केट में कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो शेयर्स के रेट बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो जनरली जो फेस वैल्यू रहता है शेयर्स का, वही उसका मार्केट वैल्यू रहता है। इट डजंट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। सिर्फ एक केस जहां पे इनका कोई मैटर अफेक्ट हो रहा होगा, ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर्स का, तो ही इनको बोलने का हक दिया जाता है, अदरवाइज इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। फिर राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, ये भी इनको नहीं मिलते। ठीक है ना? ये क्या है बेटा, ये आगे वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको फीचर्स में इतना ही लिखना है, दे डू नॉट हैव द राइट टू गेट द राइट शेयर्स एंड दे डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ बोनस शेयर्स। नाउ कम टू द इक्विटी शेयर्स सेक्शन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एनी कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर्स, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों रियल ओनर्स बोला जाता है इसको, अभी समझो आप। जब डिविडेंड देने की बारी आएगी, सबसे पहला नंबर किसका लगा? प्रेफरेंस का। अगर कुछ बचा तो इनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी सेम है, सबसे पहले उनको मिलेगा, और अगर कुछ बचा तो इनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट दिख रहा है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, मतलब जितना बचा उतना मिलेगा। ज्यादा बचा तो ज्यादा मिलेगा, कम मिला तो कम बचेगा, नहीं बचा कुछ तो नहीं मिलेगा। गेटिंग इट? जबकि यहाँ पे आप एक और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, so that means every year they will be getting 10% का dividend. Okay? Right. Yes, they do have many rights. आप किसी को बोल रहे हैं अगर कि they are the real owners of the company, तो भैया ओनर्स के फिर बहुत सारे हक भी होते हैं। वोटिंग करने का हक होता है इनका, बुक्स को इंस्पेक्ट करने का हक होता है इनका, मीटिंग अटेंड करने का हक होता है इनको, ऐसे बहुत सारे हक होते हैं। नो प्रेफरेंशियल राइट्स, वो तो बता दिया मैंने, सबसे आखिरी में नंबर लगता है, इसलिए ना इनको रेसिड्यूअल क्लेमेंट भी बोला जाता है। मतलब जो बचा कुचा है उस पे ये लोग क्लेम करेंगे। ठीक, रिस्क, और एक नाम दिया गया है इनको, रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। रिस्क ही उठा रहे ना, आखिरी में नंबर लग रहा, बचा तो मिलेगा, जितना बचा तो मिलेगा, तो बट ऑब्वियसली रिस्क बेयरर्स हो गए, शॉक अब्सॉर्बर्स हो गए, ऐसे सारे बड़े बड़े नाम इनको लगते हैं।
फिर बोनस इशू। यस, बोनस इशू का मतलब क्या होता है, सुनिए आप, थोड़ा इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स बच जाता है और कंपनी चाहती है कि अब ये पैसा शेयर होल्डर्स में बढ़ जाना चाहिए, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट के जो शेयर्स देते हैं, दे आर कॉल्ड एज द बोनस शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड भी यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है। देन राइट इशू, राइट इशू का मतलब बेटा जब कंपनी नए शेयर्स बेचती है तो सबसे पहला हक इन शेयर्स पे हमारे पुराने शेयर होल्डर्स का होता है, तो उनसे पूछा जाता है कि आपको ये शेयर्स चाहिए नहीं चाहिए, तो इनको हक है कि इनसे पूछा जाए, दैट इज राइट इशू। एंड मार्केट वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी कैपिटल अप्रिसिएशन यहाँ पे होता है। ठीक है, so this was the classification of preference shares and equity shares with its features. Now we come to an important point, types of preference shares, यानी इस preference shares के types क्या क्या हैं। ओके, तो आप देख ही रहे होंगे 4 टाइप्स लिखे हैं मैंने, पर ये 4 नहीं 8 हो जाते हैं। ओके, चलो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव preference shares। अब सुनो, कंपनी का एक और एक उसूल होता है, वो क्या है पता है उसूल? ये जो शेयर होल्डर्स है ना, इनको डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ओनली गिवन, सॉरी, डिविडेंड ओनली गिवन व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ओके, बट अगर जैसे मैंने शुरू में बताया आपने को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर मैंने लिखा है कि हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, तो इसमें क्या होता है, पहले साल सपोजिंगली कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, सेकेंड ईयर भी कंपनी को लॉस हो गया, नो डिविडेंड अगेन, थर्ड ईयर भी लॉस हुआ, नो डिविडेंड अगेन, फोर्थ ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो जिसने भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा था उसे पता है पहले 3 साल का डिविडेंड मिलेगा और फिर इस चौथे साल का डिविडेंड मिलेगा। बोलने का मतलब क्या है कि उसका पुराने 3 सालों का जो डिविडेंड है वो जमा होता चला गया था, अक्यूमुलेट हो गया था, और फिर वो पहले जमा वाला मिला, देन फोर्थ ईयर। ओके, और बाकी सारे शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव हो जाते हैं। ठीक है, देन रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, जिसने फॉर्म में लिखा कि हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे तो वो लोग रिडीमेबल शेयर्स हो जाते हैं। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है बेटा, कि आपका पैसा कुछ सालों बाद आपको लौटा दिया जाएगा। वैसे तो रूल ये है कि कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, बट स्टिल ये कैटेगराइजेशन है। देन थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ना देखो, डिविडेंड बटेगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, फिर बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं होता कि सारा का सारा इनको देते हैं एक अमाउंट, ओके, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो पता है जिसने फॉर्म फिल करते वक्त ये लिखा था कि मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहा हूँ, उसे दोबारा बुलाया जाता है और उसे दोबारा डिविडेंड दिया जाता है। यानी पार्टिसिपेटिंग को कितने बार मिल रहा है, 2 टाइम्स, फर्स्ट एज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकेंड टाइम एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और ये सेकेंड टाइम वाला जो मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, out of the surplus that is left after giving dividend to equity shareholders. Okay? और जिसने ये नहीं खरीदा इसके अलावा कुछ, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो जाते हैं। Then comes convertible preference shares and non-convertible. जिस बंदे ने ये लिख दिया कि मैं convertible preference shares खरीद रहा हूँ, it means after a certain number of years उसके जो preference shares है they get converted into equity shares. ऑब्वियसली आपने देखा यहाँ पे भले ही आखिरी में जरूर मिलता हो, पर कितने सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले प्रेफरेंस शेयर्स बन लेते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते, और फिर बाद में रिस्क बेयरर्स बन जाएंगे और क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दे बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो दीज आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो ये नहीं है तो बाकी वो क्या हो जाएंगे, नॉन कन्वर्टेबल